Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं हूं शहबाज अली. So after a long time, we are back again with another topic, with another series that is about the European history. और ये टॉपिक हमारे होंगे CSS के रिलेटेड, CSS 23-24, और जिसमें हमने पहला टॉपिक उठाया. वैसे हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं CSS के रिलेटेड, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस किया, ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा, ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में पढ़ा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और राइज ऑफ मतलब काफ़ी हमने टॉपिक्स किए हैं. तो कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं यूरोपियन के रिलेटेड, तो हम आज उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये पीरियड जो है 1850 से लेकर 1848 तक यूरोप में ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंज था, जिसमें एक फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी भी था और फोर्स ऑफ चेंज भी था. ठीक है, तो इस दोनों के जरिए से हम इसको देखेंगे क्या है ये सारी चीज़ें. तो कुछ की फैक्टर्स हैं और कुछ इवेंट्स हैं जो कि इस फोर्सेस को जो ना इलस्ट्रेट करते हैं इस पीरियड में, जो पूरा पीरियड है हमारे पास 1850 से लेकर 1848 तक. फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी में सबसे पहले हमारे पास आता है कांग्रेस ऑफ वियना. कांग्रेस ऑफ वियना आपको पता है 1815 में साइन की गई थी. नेपोलियन के जाने के बाद, जब नेपोलियन की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद एक नई ट्रीटी बनेगी और नेपोलियन की याद को खत्म करने के लिए सारा चीज किया गया. तो कांग्रेस ऑफ वियना, आफ्टर द नेपोलियनिक वॉर्स, यूरोपियन पावर्स गैदर्ड एट द कांग्रेस ऑफ वियना टू रीड्रॉ द मैप ऑफ यूरोप एंड रीस्टोर ऑर्डर. तो इनका मकसद क्या था कि यूरोप के मैप को रीड्रॉ करना है. ठीक है, और कांग्रेस ऑफ वियना में जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको बुलाया जाता है. सही है, ये हम पहले ही पढ़कर आए. तो पहला इवेंट ये था जो कि शुरू हुआ है 1815 से, और जो प्रिंसिपल्स थे ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड लेजिटिमेसी वर एम्फसिस्ड एंड एमिंग टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग मोनार्कीज एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर. तो इनका मकसद क्या था कि जो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज हैं उनको प्रिजर्व करना है और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है. ये मकसद था कांग्रेस ऑफ वियना का. उसके बाद मोनार्कीज को दोबारा रिस्टोर किया गया. हमने ये इवेंट पढ़ा है जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया, पॉप की पावर को ख़त्म कर दिया गया, मोनार्कीज को ख़त्म कर दिया गया और एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया था. ठीक है, लेकिन दोबारा जब नेपोलियन चला गया तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया. ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया था. फिर जब नेपोलियन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद मोनार्कीज की रिस्टोरेशन शुरू होती है. बहुत से यूरोपियन कंट्रीज रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज देखती हैं दैट हैड बीन डिस्टर्बेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिनको काफ़ी डिस्टर्बेंस देखी गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान और नेपोलियनिक एरिया में. मोनार्क्स sought to reestablish their authority and return to pre-revolutionary norms. और मोनार्क्स जो थे, जो इंतजार कर रहे थे इस पूरे इवेंट का, क्योंकि ये जो रेवोल्यूशन आए थे तो वो तो मोनार्क के अगेंस्ट ही थे. तो जब रेवोल्यूशन खत्म हो गया तो ये सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट की गई, तो मोनार्क तो इंतजार में थे. तो मोनार्क्स ने सोचा कि अब दोबारा हमें अपनी अथॉरिटी को रिस्टेब्लिश करना चाहिए और जो प्री रेवोल्यूशनरी नॉर्म्स थे वो उनको दोबारा बहाल करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए. ठीक है, फिर हॉली अलायंस बनाया गया. हॉली अलायंस क्या है? ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रूशिया 1850 में ये अलायंस बनाते हैं. और इन अलायंस का मकसद क्या था कि क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना है. ठीक है, सियासत में, पॉलिटिक्स में, और सप्रेस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट को सप्रेस करना है, ख़त्म कर देना है. ठीक है, इट कंट्रीब्यूटेड द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ यूरोपियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. फिर मैटरनिक एरा हम पहले भी पढ़कर आए. ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन था क्लेमेंस वॉन मैटरनिक. ठीक है, ये सेंट्रल फिगर था और इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी एंड कंजर्वेटिज्म इन यूरोप ड्यूरिंग दिस टाइम. इसकी जो पॉलिसीज थी वर एम टू एट सपोर्टिंग सप्रेसिंग लिबरल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट. ठीक है, तो ये मैटरनिक जो था उसका मेन मकसद क्या था? इसका मकसद था कि लिबरल और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को सप्रेस करना इस ड्यूरिंग में जो ये चीज़ें मूवमेंट हो रही थी. अब चेंजिंग क्या थी, फोर्स क्या थे चेंज के? ठीक है, सबसे पहले नेशनलिज्म का बड़ा किरदार है. हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में उसको डिस्कस किया था कि नेशनलिज्म की वजह से एक कंट्री डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो सकती है, डिफरेंट कंट्रीज एक स्टेट बन सकती है नेशनलिज्म की वजह से. तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का राइज होता है पूरे यूरोप में. पीपल बिगेन टू आइडेंटिफाई विद देयर ओन नेशनलिटीज. ठीक है, एंड सॉट टू एस्टेब्लिश और स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स.
तो लोगों ने ये देखा कि अपने आप अपनी जो है मतलब कौम परस्ती है जिसको हम कहते हैं सिंपल अल्फाज में, इन्होंने अपने कौम परस्ती को आइडेंटिफाई किया और अपनी इंडिपेंडेंट और नेशनल स्टेट्स को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और मतलब डिज़ायर थी उनकी। दिस लेड टू स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट का स्प्रेड हुआ। और इसके अलावा अ, मतलब नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का स्प्रेड हुआ और एस्पायरेशन स्प्रेड हुई। लिबरलिज्म, लिबरल आइडियाज जिसमें इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है, और गेन ट्रैक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, तो इनको भी काफ़ी अट्रैक्शन मिली इस पूरे पीरियड में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स को और इंडिविजुअल राइट्स को काफ़ी। तो ये लिबरल जो है यूएसए, जो आपको पता है यूएसए काफ़ी इस चीज़ों को प्रमोट करता है, लिबरल डेमोक्रेसी है। इंटेलेक्चुअल्स एंड पॉलिटिकल थिंकर्स प्रोमोटेड दीज आइडियाज, जो इंटेलेक्चुअल थे और पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इन्होंने इन आइडियाज़ को प्रमोट किया। और अथॉरिटीज़ ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क्स को जो चैलेंजिंग थे इनको भी प्रमोट किया। फिर रोमांटिसिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी, और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में सबसे बड़ा किरदार इसका इस इवेंट का भी है, रोमांटिसिज्म का। पोइट्स के जरिए जो ना वो बातें शेयर की जाती थी, पोइट्स पोइट्री बनाते थे, ये सारी चीज़ें करते थे और लोगों में रुझान पैदा करते थे। तो रोमांटिसिज्म एक प्रोमिनेंट कल्चर और आर्टिस्टिक और एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी, यूरोप में इमर्ज हुई ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। और इसका जो पीक हुआ, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1815 में, इसका जो ना वो पीक पहुंच गया था। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी से स्टार्ट हुआ था और इसका 1850 का पीरियड जो था, 1850 से लेकर 1848 तक ये पीक पर था बिल्कुल ही, रोमांटिसिज्म। ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट द रैशनलिज्म and order lines of the enlightenment and the structure of न्यू क्लासिज्म। ठीक है, और ये एक मतलब जो आप कह सकते हैं कि एक रिएक्शन था न्यू क्लासिज्म का, और जो है एनलाइटनमेंट का, ऑर्डर लाइन्स का और रैशनलिज्म का। इंस्टेड रोमांटिसिज्म सेलिब्रेटेड इंडिविजुअलिज्म, इमोशंस, इमेजिनेशंस एंड द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या करता है? रोमांटिसिज्म जो है वो इंडिविजुअलिज्म को सेलिब्रेट करता है, इमोशंस को, इमेजिनेशंस को और ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड को। फिर हमने रेवोल्यूशन पढ़ा 1830 में, 1848 में मल्टीपल रेवोल्यूशंस आते हैं, हमने इसको डिस्कस किया है। 1830 से 1848 में वीडियो मौजूद है इसकी,